Hello students, in today's lecture we will discuss chapter 2 of history, which is growth of nationalism. First we will discuss the definition of nationalism. Nationalism refers to the feeling of oneness and common consciousness that emerges when people living in a common territory share the same historical, political and cultural background, have the same language, culture, values and consider themselves as one nation. तो अब नेशनलिज्म राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है कि जब एक नेशन में कोई कम्युनिटी, एक ग्रुप लोगों का ग्रुप एक जगह पे किसी सेम जोग्राफिकल लोकेशन पे रह रहा है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड सेम है, पॉलिटिकल जो चल रहा है वो सेम है, कल्चरल बैकग्राउंड सेम है, लैंग्वेज सेम है, वैल्यूज सेम है, तो वो एक नेशन बन जाता है. तो नेशनलिज्म का मतलब ये है, राष्ट्रवाद का मतलब. देन वी विल डिस्कस फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. तो जब ब्रिटिश रूल था तो किन फैक्टर्स की वजह से जो नेशनलिज्म था उसको बढ़ावा मिला, उसकी ग्रोथ हुई. सबसे पहले तो क्या आता है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. There were many factors that aroused opposition to British rule. Economic exploitation was the most important among them. The Indians realized that the general aim of the British policy in India was to promote their own interests at the cost of welfare of Indians. तो अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे? जो इंडियंस थे वो समझ गए थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को बढ़ावा देते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस. उनको इंडियंस की वेलफेयर से कोई भी लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? अपनी ग्रोथ चाहिए. तो इसके अंडर कौन से लोग आते हैं? सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पीसेंट्स का हुआ. They were the main victims of the British colonial policy. The government took away a large part of their produce in the form of land revenues and other tax. These exorbitant taxes led the peasants into the clutches of landlords and moneylenders. तो peasants के साथ क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वो एक तरह से जितना भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे एज ए टैक्सेस हड़प लेते थे, ले लेते, अपने अंडर कर लेते थे. तो इससे क्या होता था कि उनको कर्जा लेना पड़ता था, जिसकी वजह से वो एक तरह से कर्जे के नीचे दब जाते थे, लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स के नीचे दब जाते थे. देन द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन. द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड यूज्ड इट पॉलिटिकल पावर to destroy Indian handicrafts and industry. India became a source of raw materials for the industries of Britain and a market for its finished products. This policy crippled the artisans and craftsmen as they were devoid of their sources of livelihood. तो अब artisans of craftsmen कैसे? कि हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था कि जो ब्रिटिश गुड्स थे, रेडीमेड गुड्स थे, वो इंडिया में बिल्कुल ड्यूटी फ्री मिलते थे या नॉमिनल ड्यूटी पे, बिल्कुल मामूली ड्यूटी पे बिक जाते थे. पर जो इंडियन गुड्स, हैंडमेड गुड्स जो होते थे इंडिया के, वो जब ब्रिटिश जाते थे, ब्रिटेन जाते थे, तो उन पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी. ठीक है, और उसके साथ इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ आर्टिसंस ऑफ क्राफ्ट्समैन को. एक तरह से जो इंडिया था वो एक तरह से रॉ मटेरियल का सेंटर था. ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल वही सेंड करते थे. तो एक तरह से जब ये हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज लगती तो आर्टिसंस ऑफ क्राफ्ट्समैन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था. देन थर्ड वन, द वर्किंग क्लास. द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लेड टू द बर्थ ऑफ अ न्यू सोशल क्लास इन इंडिया, द वर्किंग क्लास. दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय दी फैक्ट्री ओनर्स हु वर जनरली इंग्लिशमैन. तो अब जब फैक्ट्रीज बनी तो एक नई क्लास आई, वर्किंग क्लास. ठीक है, तो अब वर्किंग क्लास को भी एक्सप्लॉइट किया जाता था. फैक्ट्री ओनर्स उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे जो मेनली इंग्लिशमैन होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे. Although they formed a small section of the population, they represented a new social outlook. Their outlook and interests were very broad, covering whole of India, though their factories were located in cities. All these factories made their political thinking far more significant than their numerical strength. अब क्या हुआ कि उनकी जो पॉपुलेशन थी वर्किंग क्लास की वो कम थी, पर उनका जो नज़रिया था वो ज़्यादा था. वो ज़्यादा ब्रॉड थिंकिंग से देखते थे हर एक चीज़ को. तो उनकी इसी वजह से उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो कम थी पर पॉलिटिकल थिंकिंग ज़्यादा थी, और ब्रॉड कवरिंग की वजह से नेशनलिज्म जो था वो प्रमोट हुआ. देन द एजुकेटेड इंडियंस.
The only employment available to the educated Indians was government service, in which competition was high and chances of promotions were bleak. They had hoped that British capitalism would help to develop Indians' productive forces as it had done for Britain. Instead, they found that the British policy were keeping India economically backward. तो अब educated Indians, सब फोर्थ वन, तो अब जो इंडियंस थे वो एजुकेशन तो ले रहे थे, ठीक है, पर जो इंडियंस थे उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट थी वो सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्विस थी, पर फिर भी वहाँ पे उनको प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते थे। तो जैसे इंडियन आर्म फोर्स में होता था, जैसे पहले ब्रिटिशर्स आर्मी में करते थे, वैसे यहाँ पे प्रमोशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते थे। तो यहाँ भी वो अपने आप को ऊपर रखते थे, ब्रिटिशर्स सुपीरियरिटी अपनी ऊपर रखते थे, अपने आप को सुपीरियर रखते थे, तो जिसकी वजह से नेशनलिज्म प्रमोट हुआ। Thus, all sections of society felt that their economic salvation lay in freeing themselves from the British rule. To achieve this objective, the Indian people had to come together on a national platform. In the process, the spirit of nationalism received a powerful stimulus. तो इन सब की वजह से उनमें ये फीलिंग आई कि हमको ब्रिटिश रूल से आज़ाद होना है, तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए उनको इकट्ठा आना पड़ेगा। तो नेशनलिज्म एक तरह से प्लेटफॉर्म बना ये चीज़ों को पाने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए, एक तरह से ब्रिटिश रूल के अंडर से आने के लिए। देन द सेकेंड वन इज रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। द नेचर ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, रिप्रेसिव मीन्स कि लोगों की फ्रीडम को के ऊपर रोक लगा देंगे, मतलब लिमिट लगा देंगे। देन द नेचर ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल ओवर इंडियन हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट अमंग द इंडियंस। द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड इंडिया टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट एंड देयरफॉर फॉलो सच रिप्रेसिव पॉलिसीज सो एज टू मेक इंडिया सप्लीमेंट टू द नीड्स ऑफ ब्रिटेन। These policies become the major barrier to Indian economic, social, cultural, intellectual and political development. Some of these repressive policies, especially those followed by Lord Lytton, Viceroy of India from 1876 to 1880, act as a catalyst for the growth of nationalist movement in India. तो अब उस टाइम पे जो लॉर्ड लिटन थे वो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो उन्होंने इतनी पॉलिसीज़ 1876 टू 1880 में बहुत सारी पॉलिसीज़ लागू की, जिनकी वजह से जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई, एक तरह से उस पर रोक लग गई थोड़े टाइम के लिए। तो वो पॉलिसीज़ कौन सी थी? सबसे पहली थी लॉर्ड लिटन ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड दिल्ली दरबार इन 1877 टू प्रोक्लेम Queen Victoria as the Empress of India. Lakhs of rupees were spent on the event, but nothing was done for Indians who were in the grip of famine. तो अब लॉर्ड लिटन ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877 में, जिसके अंडर क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित करना था, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे रुपीज़ उन्होंने खर्च किए, पर उस टाइम पे इंडियंस भी मुसीबत में थे, उनके ऊपर उनकी वेलफेयर को ना सोचते उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा रुपीज़ खर्च किए। Second one, Lord Lytton introduced the Vernacular Press Act and Indian Arms Act 1870 in 1878. The Vernacular Press Act forbade vernacular papers to publish any material that might excite feelings of dissatisfaction against the British government. अब लॉर्ड लिटन ने 2 एक्ट पास किए। सबसे पहले वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में क्या आता है कि इसमें था कि कोई भी पेपर जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है एक्सेप्ट इंग्लिश, वो ब्रिटिशर्स के बारे में अपने पेपर में कुछ नहीं छाप सकते, कुछ नहीं लिख सकते, जिससे लोगों में मतलब एक नेशनलिज्म की भावना हो, इसको प्रमोट ना करने के लिए कदम उठाया गया। उसके बाद दिस एक्ट वाज नॉट एप्लीकेबल टू इंग्लिश न्यूज़पेपर्स इन 1882। दिस एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस एक्ट में कुछ बदलाव किए। देन सेकेंड वन इज द इंडियन आर्म्स एक्ट। इंडियन आर्म एक्ट में क्या था? इंडियन आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 मेड इट अ क्रिमिनल ऑफेंस फॉर इंडियंस टू कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस। तो इंडियन आर्म्स एक्ट के अंदर एक मतलब अगर कोई भी इंडियन हथियार रखता है तो एक तरह से वो ऑफेंस होगा। तो इसीलिए मतलब सिर्फ इंडियंस के लिए था ये वाला रूल, ब्रिटिशर्स के लिए नहीं था। ब्रिटिशर्स रख सकते थे पर इंडियंस को मनाही कर दी गई। देन द मैक्सिमम एज लिमिट for the Indian civil services examination was reduced from 21 to 19 years, thus making it difficult for the Indians to compete for it.
तो उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो अब IAS के नाम से मतलब जानी जाती है, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो उसकी जो एज थी वो रिड्यूस कर दी 21 to 19 ईयर्स, मतलब पहले 21 ईयर्स थी फिर 19 ईयर्स कर दी, ताकि जो इंडियंस है वो compete ना कर पाएँ और आगे ना बढ़ पाएँ. देन Sir C.P. Ilbert, the law member of the Viceroy Council, prepared a bill popularly known as the Ilbert Bill in 1883. तो अब सर C.P. इल्बर्ट जो वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने एक बिल पास किया, बिल बनाया इल्बर्ट बिल के नाम से, जिसको जाना जाता है. इसमें क्या था? दिस बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस. बाय दिस एक्ट द ब्रिटिश ट्राई टू इंट्रोड्यूस इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन इंडिया. तो इस एक्ट के ज़रिए ब्रिटिश और इंडियन जजेस में एक तरह से इक्वालिटी लाने के लिए काम किया जाने लगा, पर इस एक्ट का विरोध किया ब्रिटिशर्स ने. तो इस एक्ट से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया. इट मेड इट क्लियर दैट इंडियंस दैट जस्टिस एंड फेयर प्ले कुड नॉट एक्सपेक्टेड वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी वर इन्वॉल्व. तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब यूरोपियन कम्युनिटी के राइट्स की इंटरेस्ट की बात होगी तो हम वहाँ पे जस्टिस और फेयर प्ले को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे. देन socio-religious reform movements. The socio-religious reform movements of the 19th century were great pioneers of Indian nationalism. The impact of Western education, which led to the rational, humanitarian and scientific approach to life, made the educated Indian realize that the need to reform their religion and society. तो अब जो वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव वहाँ पे पड़ा, जिसकी वजह से इंडियंस में लॉजिकल थिंकिंग, मानवता की भावना और साइंटिफिक अप्रोच जब आए उनके लाइफ में, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो रिलीजन और सोसाइटी है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होने चाहिए. देन दे फेल्ट दैट द पाथ टू प्रोग्रेस ले इन द एक्सेप्टेंस ऑफ द बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट. तो उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें प्रोग्रेस करनी है तो उन्हें हर एक जगह से कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करना होगा. द रिजल्ट वॉज द ब्रिटिश ऑफ ऑलमोस्ट the result of social religious reform movement touching almost every segment of the Indian society. In social sphere, these movements worked for the abolition of caste system, child marriage, dowry system, pradha system, sati and infanticide. They launched a crusade against social and legal inequalities. तो अब रिज़ल्ट ये हुआ कि इन मूवमेंट्स की वजह से जो उस टाइम पे कास्ट सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज थी, सती सिस्टम था, पर्दा सिस्टम था, ठीक है, उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड, तो इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई. इन द रिलीजियस स्फीयर these reform movements combated religious superstitions, attacked idolatry, polytheism and hereditary priesthood. तो अब पहले वो तो था सोशल, अब रिलीजियस में क्या हुआ कि लोगों ने आवाज़ उठाई किसके खिलाफ, की आइडल्ट्री, जो हम एक तरह से लोग अपने अपने गुरु अलग अलग थे उसके खिलाफ, की अलग अलग गुरुओं के मानने से अच्छा सिर्फ एक गुरु को मानना चाहिए. उसके बाद पॉलीथिज्म, हेरिडिटी प्रेस्टहुड. हेरिडिटी प्रेस्टहुड मीन्स कि जो पहले प्रेस्ट है उसका ही बेटा पंडित बनेगा, ऐसा समथिंग. तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई. दीज मूवमेंट्स फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल इक्वालिटी. तो अब उस टाइम पे रिफॉर्म मूवमेंट थी, जो मेन रिफॉर्म मूवमेंट जो जिन्होंने चलाई थी वो कौन कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन एंड ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज. तो ये याद रखना है आपको. सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में. Was one of the greatest social and religious reformers of the 19th century. He wanted to do away with the religious and social evils which were prevalent in Bengal at the time. He was deeply moved by deep love for his people and country and worked hard throughout his life for the religious, social, intellectual and political regeneration. तो एक तरह से वो चाहते थे कि जो रिलीजियस और सोशल इवल्स उस टाइम पे बंगाल पे प्रचलित हैं वो ख़त्म हो जाए, वो ये चाहते थे. तो उन्होंने क्या किया? राजा राम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट हु स्ट्रेस्ड द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स. एज अ यंग मैन ही स्टडीड संस्कृत एंड हिंदू फिलोसफी, द कुरान एज वेल एज पर्शियन एंड अरबिक लिटरेचर. ही मेड एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ वेस्टर्न थॉट एंड कल्चर. टू स्टडी द बाइबल इन द ओरिजिनल ही लर्न ग्रीक एंड हिब्रू. तो अब उन्होंने इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया कि सारे रिलीजन्स एक हो जाएं, ठीक है. तो उन्होंने जब वो यंग थे तो उन्होंने संस्कृत और हिंदी की कई सारी किताबें पढ़ी, ठीक है. उन्होंने कुरान भी पढ़ी,
उसके बाद उन्होंने बाइबल को पढ़ने के लिए ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज सीखी, ठीक है। इन 1809 he wrote in Persian gift to monastics in which he put forward his views against beliefs in many god and for the worship for a single god। तो अब उन्होंने एक अपने व्यूज़ को लोगों के सामने लाए कि जो लोग हैं वो बहुत सारे लोगों को मतलब गॉड्स को मानते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग गॉड्स को मानते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया और कहा कि एक सिंगल गॉड पे भरोसा रखना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। ही स्ट्रांगली हेल्ड द व्यू दैट ऑल द प्रिंसिपल एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज प्रीच मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मीन्स एक गॉड, वर्शिप ऑफ वन गॉड। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो जितने भी हिंदू टेक्स्ट हैं उसमें यही लिखा गया है कि एक गॉड को पूजना चाहिए। In 1814, he started the Atma Samaj, carried on a persistent struggle against worship of idols and meaningless religious rituals। तो उन्होंने 1814 में आत्मीय समाज स्टार्ट किया, ठीक है, एक अपनी रिफॉर्म मूवमेंट। और उन्होंने इस बहुत सारा स्ट्रगल किया किसके अगेंस्ट, कि जो आइडल्स की उस टाइम पे पूजा होती थी, अलग अलग गॉड्स की जो मानते थे उसकी पूजा होती थी, और जो मीनिंगलेस, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, रीति रिवाज चल रहे थे जो हिंदूज के, वो उनके खिलाफ। तो in 1828 he founded the Brahmo Sabha, which was later renamed Brahmo Samaj। The Brahmo Samaj believed in monotheism or worship of one god। It condemned idol worship and laid emphasis on prayer, meditation, charity, morality and strengthening the bonds of unity between men of all religions and creeds। तो अब उन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना, ब्रह्मो सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से प्रचलित हुई, ठीक है। तो इसमें उनका बिलीव था कि एक गॉड की ही पूजा करनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने आइडल वर्शिप का खंडन किया और इस चीज़ पे प्रेशर दिया कि हमें प्रेयर पे ध्यान देना चाहिए, मेडिटेशन पे, चैरिटी, अपनी जो चीज़ जो हम कमाते हैं उसमें से थोड़ा दान भी देना चाहिए, मोरालिटी एंड स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी, और अलग अलग कम्युनिटी के लोगों की यूनिटी के लिए भी इसमें बोला। देन social reforms। Ram Mohan Roy was against the rigidity of caste system। He started a campaign for the abolition of sati and parda system, condemned polygamy, discouraged child marriages and advocated the rights of widows to remarry। तो राम मोहन रॉय कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट थे, ठीक है। एबोलिशन ऑफ सती, उन्होंने एबोलिशन ऑफ सती, पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी मीन्स कि जो लोग एक से ज़्यादा वाइफ रखते थे, ठीक है। डिस्करेज चाइल्ड मैरिज, राइट्स ऑफ विडोज टू रीमैरी। तो इनके लिए कैंपेन शुरू किया, ठीक है। उनके एफर्ट से ही जो विलियम बेंटिक थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने एक लॉ पास किया 1829 में, जिसके अंडर जो सती प्रैक्टिस थी उसको इलीगल करार दे दिया गया, इलीगल बता दिया कि अगर कोई ये करेगा सती तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये सारा कुछ राम मोहन रॉय के ही एफर्ट से जिससे ये पॉसिबल हो सका। देन ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर of women's right। He condemned the subjugation of women to raise the status of women। He demanded that they be given the right of inheritance and property। तो वो एक तरह से ज़्यादा किसके फेवर में थे, वुमेन के राइट्स के फेवर में उन्होंने काम किया। तो उसके बाद वो जो इंडियन जर्नलिज्म पे जो रिस्ट्रिक्शन थी उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई। और ही ऑल्सो स्टार्टेड ए बंगाली वीकली कॉल्ड संवत कामुदी इन 1821, ए पेपर इन पर्शियन कॉल्ड मिरात उल अकबर। और उन्होंने एक बंगाली वीकली पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम था संवत कौमुदी इन 1821, जब मैं स्टार्ट किया था ये पेपर। देन पॉलिटिकल राइट्स। राम मोहन रॉय वॉज द इनिशिएटर ऑफ द पब्लिक एजुटेशन फॉर डिमांडिंग पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स। तो उनके अंडर ही उन्होंने ये चीज़ की डिमांड की कि हमें अपने पॉलिटिकल राइट्स और अदर राइट्स की मांग करनी चाहिए। ही डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग राइट्स एंड हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स। तो उन्होंने ये भी डिमांड की ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर देना चाहिए और जो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ इंडियन गुड्स पे हैंडमेड गुड्स पे लगाई जाती हैं वो भी खत्म कर देनी चाहिए। ही ऑल्सो डिमांड सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ट्रायल बाय ज्यूरी, जस्टिस, इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस एंड इंडियनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विसेज। तो उन्होंने इस चीज़ की भी डिमांड की कि जो इंडियंस और यूरोपियंस की जुडिशियल सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, वो उसको अलग कर देना चाहिए, ठीक है। और जुडिशियल इक्वालिटी मतलब जस्टिस इक्वल होना चाहिए इंडियंस और यूरोपियंस में, और जो सर्विसेज है उसमें भी इक्वल का अधिकार मिलना चाहिए, किनको, इंडियंस को। देन वी विल डिस्कस अबाउट ज्योतिबा फूले।
Jyotiba Phule was an urban educated member of the so-called low caste. His educational personal experience had made him critical of Hindu religion and customs. तो अब ज्योतिबा फूले ने क्या किया, उनका मेन काम था, उन्होंने अपलिफ्टमेंट की, किसकी, वुमेन्स की, वुमेन की. Jyotiba Phule worked for the upliftment of women. He considered women superior to men and to maintain their status of superiority he wanted to provide education to women. In 1851 Jyotiba Phule along with his wife Savitribai Phule started one of the first girls schools in पुणे. तो अब क्या किया ज्योतिबा फूले ने, वुमेन्स के स्टेटस वो जो समझते थे कि जो वुमेन्स है वो सुपीरियर है मेन से, ठीक है. तो इस सुपीरियरिटी को बरकरार करने के लिए उन्होंने वुमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, ठीक है. उन्होंने 1851 में पहला गर्ल्स स्कूल खोला पुणे में, ठीक है. 1854 ही एस्टैब्लिश्ड अ स्कूल फॉर अनटचेबल्स एंड स्टार्टेड अ प्राइवेट ऑर्फनेजेस फॉर द विडोज. 1854 में उन्होंने एक स्कूल खोला अनटचेबल, जैसे जो लो कास्ट के लोग थे उनके लिए, और उसके बाद प्राइवेट ऑर्फनेज, एक अनाथालय खोला जो विडोज थी, जिनको निकाल दिया जाता था, मतलब मरने के बाद, पति के मरने के बाद. ही पायोनियर्ड द विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र एंड वर्क फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन. उन्होंने विडो रीमैरिज मूवमेंट भी चलाई महाराष्ट्र में और वुमेन्स के एजुकेशन के लिए भी आवाज़ उठाई. ही वॉन्टेड टू लिबरेट द डिप्रेस्ड क्लासेज, मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स बाय एजुकेटिंग देम. तो उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को भी एजुकेशन लेने के लिए कहा, जिससे उनको अपने राइट्स के बारे में पता लग सके, ठीक है. तो ही कंसीडर्ड द कास्ट स्ट्रक्चर प्रिवेलेंट इन इंडिया एज एन एपिटोम ऑफ द स्लेवरी. तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को एक तरह से श्राप माना इंडियंस के लिए. इन इस फेमस बुक गुलामगिरी ही डिस्क्राइब द हार्डशिप्स एंड डिस्ट्रेस फेल्ट बाय द लोअर कास्ट. उन्होंने अपनी बुक गुलामगिरी में ये बताया कि किस प्रकार जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें मुसीबतें झेलनी पड़ती थी, ठीक है. तो सोशल जस्टिस फॉर लोअर कास्ट, ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873 विद द एम ऑफ सिक्योरिंग सोशल जस्टिस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो इसी एम के साथ ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, फाउंड किया 1873 में, कि जिससे वो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके राइट्स को सुरक्षित कर सकें, ठीक है. द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ द इंडियन नेशनल इन द फॉलोइंग वेज. तो इनके अलावा अब स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत काम किए, ठीक है. उन्होंने इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन की सुपीरियरिटी के ऊपर उनको ऊपर रखने के लिए काम किया. द रिफॉर्मर्स कंडेम्ड अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम. द आइडियाज ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी अट्रैक्टेड द सो कॉल्ड लोअर कास्ट. तो अब जो रिफॉर्मर्स थे जैसे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम का खंडन किया कि ये नहीं होनी चाहिए. उन्होंने आइडियाज़ ब्रदरहुड के आइडिया और इक्वालिटी को प्रमोट किया और लोअर कास्ट को ऊपर उठाया. देन द रिफॉर्मर्स टॉट पीपल नॉट टू इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन. उन्होंने ये भी सिखाया कि वुमेन कितनी इंपॉर्टेंट है एक सोसाइटी के लिए, ठीक है. देन दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन ऑफ इंडिया. स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड स्वराज एंड टू रेज द स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस. तो अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रिटिश डोमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक नारा दिया. कौन सा नारा? इंडिया फॉर द इंडियंस, ठीक है. उन्होंने ही पहला वर्ड जो स्वराज वर्ड यूज़ किया था वो दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है. देन वी विल डिस्कस द लास्ट पॉइंट, द रोल ऑफ द प्रेस इन प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है. Large number of newspapers were started in the later half of the 19th century. Some of the prominent newspapers were the Amrit Bazar Patrika, the Bengali, the Tribune, the Pioneer, the Times of India, the Hindu, the Statesman in English. Many other newspapers and magazines in the vernacular languages were also brought out. These newspapers played a significant role in developing a strong national sentiment among the Indians. It did so in the following manner. तो अब प्रेस का रोल क्या था नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को प्रमोट करने में, ठीक है. ये कुछ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर हैं, इसके नाम आपको थोड़े थोड़े याद होने चाहिए, ठीक है. तो इन न्यूज़पेपर्स के ज़रिए एक तरह से नेशनलिस्ट भावना, अपने व्यूज़ को लोगों तक पहुंचाया जाने लगा, स्प्रेड किया जाने लगा. तो कैसे किया? इट वॉज थ्रू द प्रेस दैट द मैसेज ऑफ पेट्रोटिज्म, देशभक्ति की भावना, एंड मॉडर्न लिबरल आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, होम रूल एंड इंडिपेंडेंस स्प्रेड अमंग द पीपल. तो अब प्रेस के ज़रिए देशभक्ति की भावना, लिबर्टी की, फ्रीडम की भावना, इक्वालिटी की भावना और अपने
अपने इंडिया पर खुद रूल करने की भावना, इंडिपेंडेंस की भावना लोगों तक पहुंचाई गई। द प्रेस कैरिड ऑन डेली क्रिटिसिज्म ऑफ द अनजस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एक्सपोज द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अब प्रेस जो पॉलिसीज़, जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ बनाते थे जो उनके वेलफेयर के लिए होती थी, ब्रिटिशर्स के वेलफेयर के लिए होती थी, तो उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया प्रेस ने। तो जिससे लोगों को पता लगा कि गवर्नमेंट का ट्रू नेचर, उनका मेन मोटिव क्या है। इट मेड पॉसिबल द एक्सचेंज ऑफ व्यूज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो अब इसके ज़रिए अलग अलग कंट्रीज़ में जो ग्रुप्स थे नेशनलिज्म, तो उन अलग अलग ग्रुप्स के जो व्यूज़ थे उसके बारे में लोगों को पता लगा और उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलाई, ऑर्गेनाइज की। Then it made Indians aware of what was happening in this world. This awareness helped them to understand the political and social development of the outside world and shape their own policies and programs. तो अब प्रेस के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए इंडियंस को पता लगा कि इंडिया के बाहर कैसे कैसे काम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो इस अवेयरनेस के ज़रिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को भी शेप किया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।